वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज हम पॉलिटी का जो अपना पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस सीरीज में निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन इससे पास्ट ईयर पूछे गए हैं और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इससे आके हम टॉपिक बाई टॉपिक फिनिश कर रहे हैं। चलिए इससे एलिमिनेशन ट्रिक देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी स्टेट पीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम एंड जीएस एंड ऐसे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। आप इसमें जो भी इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक ब्रीफ थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है, ठीक है। भाग 4 36 से 51 में उल्लेख है, ठीक है। और जिन्हें नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है और ये इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए चलो आगे अपना करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, ठीक है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। अब दोनों चीज़, आधारभूत शासन के लिए आधारभूत क्या है। अगर किसी देश का शासन चल रहा है, उस देश की अगर बोले किसी राज्य में किसी सरकार का, ठीक है, या फिर आर्थिक और सामाजिक परिवेश में सरकारों द्वारा ये काम नहीं किया जाता है, तो जिस तरह से भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार को नकार सकते हैं। तो सेम थिंग, ये तो वन लाइनर है, याद करना था। याद होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा तो 1 मिनट में ही, इसमें ट्रिकी और उस सब की ज़रूरत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब एक बार आंसर बता देते हैं। क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कानून बनाते समय राज्य के निदेशक तत्व को ही आधार बनाया जाता है। इस नीति का लक्ष्य है कि आर्थिक और सामाजिक परिवेश में हर नागरिक एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। मतलब उद्देश्य क्या है, आधारभूत मतलब नेसेसरी बेसिक चीज़ें क्या है, हर नागरिक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व सरकार पर क्या रखते हैं, सरकार पर एक कड़ी नज़र रखती है। अगर सरकार ये सब चीज़ें नहीं पहुंचाती हैं जो नागरिक का अधिकार है, तो यह नागरिक के हाथों दिया गया एक मापदंड है जो सरकार के सामने नापतोल करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नागरिकों के पास अधिकार होता है उस सरकार को नकारने का। इसलिए ये क्या है, आधारभूत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर चर्चा करें। चलो विचार करते हैं, देखते हैं क्या है। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना, ठीक है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति के अवसर सुरक्षित करना। अब ये हमें बताना है कि ये क्या है, उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से प्रतिबिंबित होते हैं। तो अब देखो, इसमें हम एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे और इसका उपयोग किस तरह से करेंगे देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित, आर्टिकल 44 में। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, जी हाँ, गांधीवादी सिद्धांतों में था ग्राम पंचायतों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और संस्कृति। इसलिए तो चारों ऑप्शन सही है। तो क्या होगा हमारा आंसर होगा ये सभी सही है। देखो अब एक बात बताती हैं, नीति निर्देशक तत्वों ने आर्थिक कल्याण की बात की, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की। तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण में दोनों चीज़, समान सिविल संहिता आती है, पंचायतों का गठन आता है, क्योंकि देखो सामाजिक और आर्थिक कल्याण कहाँ से शुरू होगा,
गांधी जी का मानना था कि भारत गाँव में बसता है तो ग्रामीण, तो गांधी जी ध्यान मतलब अगर थोड़ा सा एक माइंड लगाते हैं, जैसे अगर याद भी नहीं है तो क्या गांधी जी क्या है गाँव को प्रोत्साहित करते थे। गांधी जी किस तरह से, जैसे उनका जीवन यापन था, चरखा और किस तरह से वो बढ़ावा देती थी, मतलब क्या बोलूँ, मेक इन इंडिया, लाइक उनको अपनी जो चीज़ों को बढ़ावा देना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, तो ये सभी चीज़ों को गांधी जी बढ़ावा देते थे। तो अगर गांधीवादी सिद्धांत की बात आती है तो कुछ चीज़ें जैसे कि अगर हमें याद नहीं है तो भी हम इसको लगा सकते थे, ठीक है। और सभी ये चीज़ें क्या कर रही हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सामाजिक आर्थिक कल्याण की भावना को फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। तो इस आंसर की तरफ हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में 42वें संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया। राज्य की नीति निर्देशन, पुरुष और स्त्री के लिए दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योग प्रबंधन के लिए कर्मकारों की सहभागिता, ठीक है, और काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह के लिए वेतन और श्रमिकों के निर्वाह के लिए वेतन एवं मानवीय दशाओं सुरक्षित करना। हाँ, तो और 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था, मैं एक बार पहले भी बता देती हूँ। चलो क्या क्या जोड़ा गया, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, 43A, ठीक है। इसके बाद क्या जोड़ा गया है कि कानूनी व्यवस्था इस प्रकार रहे कि काम करने की मतलब काम करते समय न्याय समान अवसर पर मिले, मतलब सुलभ हो। तो इसमें क्या है, आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ता के मामले में निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई, ये क्या है 39A, ठीक है। इसमें क्या है, और इसके बाद बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं, 39F। और इसके बाद पर्यावरण का संरक्षण हो और उसमें सुधार लाया जाए तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाए, 48A। तो ये तीन चीज़ें हमने मतलब ये 42nd अमेंडमेंट पे जोड़ी गई। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, पर्यावरण से सुधार के लिए है नहीं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इतना है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। लेकिन हाँ, ये तीनों हमें याद रखने कुछ जैसे कि अगर क्या क्या संशोधन हुए हैं, और जैसे अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में संशोधन में जो 3 शब्द जोड़े गए, देखते हैं हमारी नज़रों में हर पेपर में मतलब कहीं ना कहीं एक मिल ही जाता है कि क्या अखंडता संप्रभुता कैसे जोड़ा गया। सेम ऐसे इसमें अगर कोई रिसेंटली कुछ अपडेशन होता है किसी भी तरह का, तो इस तरह के उनको बहुत अच्छे से याद रखना, और इनफैक्ट उनको तो क्या लाइन बाय लाइन भी पढ़ना पड़ेगा हमें, तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम फिर इसका हमें यहाँ पे जैसे अभी ये सब चीज़ें अगर हमको याद रहती हैं तो हमें यहाँ पे मतलब ये सोचो कि हमें ट्रिकी माइंड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एलिमिनेशन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ऐसे हैं कम से कम 10 से 15 चीज़ें जिस पे हमारी कमांड हो, तो क्या होता है कि हम आगे आराम से अपने पेपर में विदाउट स्ट्रेस करते रहते हैं, और हमारा बहुत ईजिली परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है, और हमें इतनी टेंशन भी नहीं होती। अगर हम सब पूरा ही ऐसे लेके चलेंगे अदर ट्रिकी मेथड, तो फिर हमारे लिए खुद ही ये प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र। तो सबसे पहले अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करना चाहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात अगर दोनों जगह देखी जाए तो कहाँ दिख रही है, ये हमें दिख रही है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा ट्रिकी मेथड उन सब का यूज नहीं करना था। अब इसके बाद आ जाए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक में। तो अभी हमने पढ़ा है कि क्या है उद्देश्य, सामाजिक आर्थिक और
सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करता है। तो सामाजिक आर्थिक कल्याण या कल्याणकारी राज्य की बात करता है तो कौन करता है? राज्य की नीति निदेशक। इसी प्रकार से हमारा मतलब आप ये देखिए कि क्वेश्चन कितने का जो यूपीएससी का पैटर्न है उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो वन लाइनर लाइक कि आप एक नज़र में देखो और आंसर कर सकते हो। वही आपके लिए अगर ये आपके सही नहीं हो पाते हैं तो आपका स्कोर फिर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी माइंड का यूज करना, थोड़ा सा इस तरह से। अब आगे बात करते हैं, भारत के संविधान की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? संविधान के उद्देशिका में नहीं, राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो ये हमारा इसमें है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मतलब कुछ हाँ, इस आंसर पे तो इजीली पहुंचा जा सकता था क्योंकि इसको तो हमें याद ही करना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार से बात की हुई है। चलो एक बार हम इसको देखते हैं। आर्टिकल 51 में क्या बात की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन की बात की। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्व 51 में ये बात की हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका क्या होगा? आंसर हमारा इसका होगा बी। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? अब ये बात होती है, क्या क्या बात हो रही है? मानव के ऑप्शन क्या दिए हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो देखो अब इसमें क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है इस पे बात करें तो देखो, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध कहाँ बात करता है? ये करता है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, और मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए तो ये हमारा आंसर ये हो जाता है। क्या है कि आर्टिकल 47 में क्या है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों की औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद में क्या क्या? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उत्तरदायित्व तो राज्य को दिया गया है। देखते हैं कि हम लोग जैसे पीडीएस वगैरह है तो ये किसके थ्रू मिलता है? ये हमें आर्टिकल 47 के थ्रू राज्य का ये कर्तव्य है, मतलब राज्य के पास सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी राज्य को बनाने का एक उद्देश्य है, इसलिए वो क्या आर्टिकल 47 के थ्रू क्या करते हैं? जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का उत्तरदायी हो जाता है राज्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध ये क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकारों में से एक है। ठीक है, तो हम इसमें आंसर हो गया हमारा। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। विधायिका के कृत्यों पर क्या करते हैं? निर्बंधन करते हैं। तो अगर अब चलो इसमें ऑप्शन पहला एक ऑप्शन है, निदेशक तत्व क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, या हमने जो पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा हुआ है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में आप ले नहीं जा सकते हो। जब आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हो, रिजिडली आप इनको लागू नहीं करा सकते हो, तो क्या ये दोनों चीज़ें कृत्यों पर निर्बंधन करेंगे? तो ना तो विधायिका पे करेंगे ना कार्यपालिका पर करेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया, इसमें 2 छूट गया है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये राज्य की शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व लेकिन देश के प्रशासकों के लिए आचार संहिता प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये एक आचार संहिता है। आचार संहिता क्या होती है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़बरदस्ती आप इसको लागू नहीं कर सकते, या आपका ऐसा अधिकार नहीं है। ठीक है, आधारभूत सिद्धांत क्या है? कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, परंतु ये भी हमें पता है कि ये गैर बाध्यकारी प्रकृति के भी हैं। साथ ही साथ ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका पर, ना ही विधायिका पर ना ही कार्यपालिका पर किसी भी तरह का कोई निबंधन लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए आगे हम बात करें, भारत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो अगर हम बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन
कि जो अब हमने बात की थी, फिर से यहीं हम आ गए हैं उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की, ये हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका आंसर बी है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं यही, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अभी देखो पीछे हम जो पढ़ के आए हैं, ये पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात है, अब इधर पे आर्टिकल ही पूछ लिया कि क्या पीछे क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या फिर कोई नहीं। तो अब देखो, अब इसमें ये इसको कितना इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से पूछ लिया हम 2002 में कि क्या है 51 में, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, तो इनको हमें बाइकआउट नहीं करना है, हमें इनको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए उपबंध नहीं है। और अगला है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। तो अब हम इसको देखते हैं। रणधीर बनाम भारत संघ मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध है जिनमें पिछड़े वर्गों की परिभाषा तो नहीं दी गई। आर्टिकल 240 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण की बात की गई, इसलिए हमारा ये सेकंड सही हो जाता है। और अब देखो, ये जो हम इसकी पहले की बात कर रहे हैं कि कैसे समान पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ये तो बात की गई ना 39 में, तो इसमें वो ऑप्शन ये नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें ये है कि परिभाषित नहीं किया गया, तो ये सही है। ये इन्होंने बताया कि उपबंध की तो बात की गई, पर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी बात नहीं की गई थी, इसलिए हमारा भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है, समान कार्य 42वें संविधान संशोधन और इस तरह से पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के समान वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है ये तत्व? देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। जी हाँ, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इन क्वेश्चन की, तो देखें कि दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के लोग कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, और ना ये न्यायालय में वाद युग नहीं है, तो इसका आंसर तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते सी की तरफ। इस पर तो हमें एलिमिनेशन ट्रिक और इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये इस तरह के आंसर। चलो हम एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार फिर से कर देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य है, लेकिन न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तो नहीं है। परंतु मज़ेदार चीज़ ये है, इसमें ये देश के प्रशासन में मूलभूत है, प्रशासन में ये क्या है, मूलभूत है, और ये विधि बनाने में इन तथ्यों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य कहा गया है। अगर राज्य ये कर्तव्य नहीं निर्वहन करते हैं, तो क्या होता है कि लोकतांत्रिक देश में जनता के पास शक्ति होती है, जनता उसको नकार सकती है, ठीक है। तो इसलिए राज्य के ये अपने कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सप्तम अनुसूची, और ये हमारा इसका, हाँ आगे हम बात करते हैं इसमें सप्तम अनुसूची। तो क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक शिक्षा पर प्रावधान डालते हैं, ठीक है, एक सही है। दूसरा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, जी हाँ, शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकाय जिम्मेदार हैं, बिल्कुल शिक्षा के लिए। और इसके बाद हमारा क्या है, पंचम अनुसूची में क्या होता है, पंचम अनुसूची क्या है, जनजातीय क्षेत्रों से। छठवीं क्या है, ये स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करता है। तो ये दोनों अनुसूची तो हमारे लिए रॉन्ग हो गई तो थी। 5 सप्तम अनुसूची क्या है, सप्तम अनुसूची भी बात करता है, 25 में शिक्षा की बात की गई, क्योंकि जो समवर्ती सूची में जो शिक्षा की बात की गई है। तो 7वीं अनुसूची में भी बात की गई है। तो हमारे लिए ये क्या है, पहला, दूसरा और 5वां। तो पहला, दूसरा, 5वां कहाँ है, अरे यार ये तो ऑप्शन ही छोड़ दिया, सी में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व 41, 45
और 46 ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 11वीं अनुसूची में, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 12वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में 25 में शिक्षा की बात की गई, तो इसलिए हमारे ये सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद आगे भारतीय संविधान के भारत के संविधान में भाग 4 में अंतर्विष्ट सिद्धांतों संदर्भ में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 की बात हो रही, तो ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती, वे किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे? ये भी सही है। कैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में फिर से मौलिक हैं। कैसे? कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का क्या है? कर्तव्य है। तो राज्य का जब कर्तव्य है तो ये क्या हो जाएंगे? ये इसमें कानून बनाने को प्रभावित करते हैं, कर्तव्य। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसका? 2 और 3। तो आंसर हमारा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? किसका उल्लंघन करेगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ये 1 लाइनर है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है। इसका